कल कल आपने क्या पढ़ा था? हड़प्पा के बारे में। यानी कल प्राचीन भारत का एक पार्ट था जो कि आपने पढ़ा था हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में आपको जानकारी मतलब कि एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात थी, बस वो किया गया था। वरना आपको उसके एमसीक्यू, अब जैसे ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, इन दोनों सभ्यताओं को एक साथ खत्म करके ये है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। सभ्यता क्या होती है? किसी भी समय पर हमारा रहने सहने का तरीका जो होता है वो किसका रूप ले लेता है? सभ्यता का। अब कौन सी सभ्यता चल रही है? यही तो चल रही है, वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता। यानी आर्यों की संतानें ही कहा जाता है और ये आर्य सभ्यता ही फिलहाल चली हुई है। टाइमिंग इसकी इसमें बहुत आसान तरीके से आपको दिखाई गई है। टाइमिंग है इसकी, टोटल टाइमिंग अगर मानोगे तो आप 1500 से 600 ईसा पूर्व तक, यानी उल्टे चलते थे उस टाइम पर। ईसा पूर्व समझते हो ना? ईसा पूर्व क्या था? ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो कहानी थी उसको किस तरीके से डिफाइन किया गया है? ईसा पूर्व। और उसके बाद यानी मृत्यु के बाद आपको याद रखना है बीसी और एडी, बिफोर और आफ्टर से। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब उसके बाद। तो उसको सब चीज को छोड़ के आप आज पढ़ते हैं, कल हड़प्पा पढ़ा था, आज पढ़ते हैं उसी का दूसरा पार्ट। यानी जो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो दूसरी सभ्यता भारत में विकसित हुई थी वो था वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। सबसे पहले क्वेश्चन, कल उसमें जो चीज नहीं बताई थी आज वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये है पितृसत्तात्मक। और सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? मातृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक का मतलब क्या होता है कि उसमें जो प्रधानता दी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में वो माता को प्रधानता दी गई थी। और अब वैदिक सभ्यता जो चल रही है, यानी जो उस टाइम पर उसके बाद विकसित हुई थी आर्यों के द्वारा या आर्य सभ्यता, उसमें कौन प्रधान है? पितृ प्रधान है। प्रधानता का मतलब क्या होता है? जैसे आजकल अब तुम्हारे मन में बहुत सी बात आ जाती है, चल तो लेडीज की रही है। चलने से मतलब नहीं होता है, चल तो किसी की चल जाती है कहीं पे भी। कि जब घर के जेंट्स आपका कहीं पर रिश्ता करना है या कोई और बात है तो घर के जेंट्स जाते हैं ना, चाहे उन्हें घर से सिखा के भेजा जाएगा पर जाएगा कौन? है ना? चाहे उसको घर से सारी चीजें समझा के भेजी जाएंगी फिर भी कौन जाएगा? जेंट्स ही जाएगा ना। तो इसीलिए पितृसत्तात्मक है। मातृसत्तात्मक कब होगी? मातृसत्तात्मक जब होगी जब आपका रिश्ता करने भी लेडीज जाएंगी, पक्का भी लेडीज कर आएंगी। टेंट वाला हलवाई इन्हें भी लेडीज कर आएंगी, है ना? घर में जेंट्स गीत गा रहे होंगे, बाहर से लेडीज आके ये कहेंगी भाई जल्दी करो, है ना? मातृसत्तात्मक होगा तब, मातृसत्तात्मक तब होगा जब घर में लेडीज आके ये कहेंगी जेंट्स से जल्दी करो लेट हो रहे, है ना? तो जब क्या हो जाएगा? मातृसत्तात्मक। यानी फिलहाल क्या है? पितृसत्तात्मक। और काल कौन सा है? वैदिक काल। वैदिक काल इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? वेदों से। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? वैदिक काल। तो वैदिक काल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है ऋग्वैदिक और एक है उत्तर वैदिक। इसको ऋग्वैदिक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसकी जानकारी किसमें मिलती है? जो कि सबसे प्राचीन वेद है उसको इसके बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल कहा गया है। टाइमिंग क्या है इसकी? 1500 से 1000। उत्तर वैदिक है यानी ऋग्वैदिक काल के बाद का काल, क्योंकि ऋग्वेद के बाद का जो समय है उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया है। समय है इसका 1000 से 600 ईसा पूर्व और इसकी जानकारी हमें बाकी वेदों से मिलती है। तो ये युग है, उस टाइम पर हमें वेद मिले तो हमने इसको वैदिक सभ्यता कह दिया। सिंधु सभ्यता में हमने पढ़ा था कि भाई सिंधु घाटी के नजदीक हमें एक स्थल मिले थे तो हमने उसको सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया। ऐसे ही तो है ना? और जैसे अगर आज के युग का पूछने लगे तो आज का क्या कहेंगे? क्योंकि आज जैसे मान लो आज
जो फिलहाल का जो टाइम चल रहा है, अब ये सभ्यता यहीं पर खत्म हो जाती है, लोग दब जाते हैं, तो क्या होगा, सभी के पास से एक महत्वपूर्ण चीज मिलेगी, मोबाइल मिलेगी ना। तो जब सबके पास मोबाइल मिलेगा तो हो सकता है इसको मोबाइल युगीन सभ्यता कह दे, ऐसा हो सकता है ना। और बाकी आधे तो ऐसे भी हो सके कि नहीं मरे हो, है ना। तो मोबाइल युगीन सभ्यता भी हो सकती है। और इनकी इसकी जानकारी तो देखो, इसमें तो इसकी भाषा तो संस्कृत है, संस्कृत इसकी भाषा है। बाकी सिंधु सभ्यता में तो मैंने आपको भाषा नहीं बताई थी, तो उसमें एक लिपि थी जिस लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया, और वो लिपि कौन सी थी, ये केवल सिंधु सभ्यता के लिए लिख रहा हूं भाई, भाव चित्रात्मक। हाँ, अब इसको आप शैली इसलिए कहा जाता है, भाव चित्रात्मक शैली इसको किस कारण से कहा जाता है ये भी बताता हूं आपको। उस समय पर थी तो ये लिपि, बट इसको शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु सभ्यता के बारे में जो भी जानकारी हमें मिलती है वो सब किससे मिलती है, चित्रों से। चित्रों को बनाने की लिपि नहीं होती, उनको बनाने की शैली होती है, इसलिए बहुत सी जगह इसका नाम भाव चित्रात्मक शैली के नाम से भी आता है। उस टाइम पर वो लिपि भी कैसी हुआ करती थी कि उल्टे लिखते थे, यानी कि इधर से लिखना शुरू किया, यानी चित्र बने इधर से, और इधर से वापस फिर कहां ऐसे लिखते हुए आगे। हाँ, ऐसे ये भाव चित्रात्मक लिपि है। भाव चित्रात्मक लिपि का मतलब होता है कि मान लो कोई रो रहा है, अब आपको कैसे पता लगेगा कि वो रो रहा है। देखो, एक तो घटना होती है कि एक तो भाई कोई डेथ हो गई इसलिए रो रहा है, और मतलब रोने के यानी कोई दुख का कारण हो, सबसे पहले दुख का कारण हो। दुख का कारण बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, किसी को बहुत जल्दी भी आंसू आ जाते हैं, किसी का हथियार भी होता है आंसू जैसे, है ना, एज ए ब्रह्मास्त्र के तौर पर काम करते हैं। तो यानी कोई रो रहा है तो वो किस तरीके से पता लगाएगा कि वो रो रहा है, यानी चित्र था रोने का, हो सकता है भाई खुशी के आंसू हो, खुशी के आंसू भी तो हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कोई डेथ हुई हो, उसकी गर्लफ्रेंड भी छोड़ के जा सकती है। तो ऐसे इसको इसलिए भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया था। आजकल की लिपि, आजकल कैसे, मान लो कोई कह दे, मैसेज करके कह दे भाई मेरे रिश्ते वाले आए, सामने से उसकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड किसी का मैसेज नहीं आ गया, इमोजी आ जाता है रोने का, तो आप समझ जाओगे कि वो रो रहा है यानी परेशान है, तो भाव समझ गए आप उसका। तो उस टाइम पे तो ये भी भाव समझ जाते होंगे। मान लो आज ये इमोजी दब जाए, आप कई हजारों साल बाद ये इमोजी किसी को मिले तो इसके क्या अंदाजा लगाएगा, रो तो रहा है पर पता नहीं क्यों रो रहा है भाई। तो ये थी भाव चित्रात्मक लिपि जो कि सिंधु सभ्यता में थी। इसकी भाषा थी संस्कृत, जो कि हमें वेदों से प्राप्त हुई। यहां तक सिंधु सभ्यता की जो एक दो क्वेश्चन रह गए थे वो क्लियर। अब इसमें आगे अगर पढ़ते हैं हम वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं, जैसे दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है वैदिक काल को, एक है ऋग्वैदिक काल और एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल पहले पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल की जानकारी मिलती है हमें ऋग्वेद से। ऋग्वेद के बारे में जितने भी क्वेश्चन है ना आपको एमसीक्यूज में तो मिलेंगे ही, प्लस में पहला क्वेश्चन है ऋग्वेद के बारे में जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है कि ये जो वेद है ये सबसे प्राचीन वेद है, सबसे प्राचीन वेद है, यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। इसमें 1028 सूक्त, ठीक है, 10 मंडल, ऐसे लिख रहा हूं सबके बारे में, 10 मंडल और 10,462 ऋचाएं, पंक्तियां भी हम इनको कह सकते हैं। बहुत सी जगह हमें इनके बारे में लिखा मिलता है पंक्तियां, 10,462 पंक्तियां, तो यानी इन्हें ऋचाएं भी कहा जाता है। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है, प्राचीन है, फिर 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं। 1028 सूक्त की जगह कई बार श्लोक आ जाता है पेपर में, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ऋग्वेद में श्लोक तो थे ही नहीं, गुरुजी ने पढ़ाए ही नहीं श्लोक, है ना। तो आप
अंदाजा इसमें यह लगाओगे, सूक्त है इनका नाम, बहुत सी जगह श्लोक भी आ जाता है। 10,462 ऋचाएं हैं, यानी फिर बता दूं तुम्हें वही पंक्तियां। और मंडल यानी आप इनको अध्याय के रूप में भी मान सकते हो कि उसमें 10 अध्याय थे। अध्याय में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें एक आता है कि जो इसका तीसरा मंडल था, थर्ड जो मंडल है, उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र यानी गायत्री मंत्र, अब आपको याद रहेगा गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? सबसे पहले ऋग्वेद, ऋग्वेद में तीसरे मंडल से, याद रहेगा ना। दूसरा आता है ऋग्वेद में, अभी पेपर तो मुझे याद नहीं है किसमें पूछा था, अभी पूछा था, एक नहीं पूछा था, इसमें पूछा था कि ऋग्वेद में यानी वैदिक काल में कौन कौन से देवता थे। तो अब उसमें आप अकेला एक का जवाब तो दे नहीं सकते हो, आपको इसमें देना है सबसे पहले तो आर्यों का प्रिय देवता इंद्र, इसमें देवता सोम का उल्लेख पढ़ा है ना। और पशुपति और प्रजापति तो सिंधु घाटी सभ्यता से, हाँ ये तो सूर्य देवता सोम ही तो है। तो इंद्र और सूर्य, इनको महत्वपूर्ण देवता के रूप में दिखाया गया था इसमें। अब आता है अगला क्वेश्चन आया भी, इसके पढ़ने वाले का भी तो नाम है, कुछ पढ़ने वाले का भी तो नाम है। हाँ बहुत होशियार हो गए भाई तुम तो। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्र। पाठकर्ता को होत्र कहा जाता है। ये 5-6 क्वेश्चन याद रहेंगे। पहला तो ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद, और 1028 सूक्त, 10 मंडल, 10,462 ऋचाएं, पढ़ने वाले को होत्र, तीसरे में गायत्री मंत्र, याद रहेगा। अब आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। अब इसमें आपको वो सारी चीजें तो मिलेंगी भाई, इसमें पशुपालन भी था। जब पशुपालन है तो पशुपालन के साथ साथ और क्या हो जाएगी? कृषि। अब आ जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। समय आपके सामने लिख रहा है इसका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, यानी उल्टे आ रहे थे उस टाइम तक है। सबसे पहले है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें पढ़नी है वो ये है यजुर्वेद के बारे में कि ठीक है, यजुर्वेद के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इधर से बता देता हूं। यजुर्वेद के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन, एक तो ये एकमात्र ऐसा वेद है जो कि गद्य और पद्य, मींस गद्य पद्य से जो मतलब नहीं समझे वो होता है गद्यांश और पद्यांश। आपने छोटी है ना 7th 8th 9th 10th जिस क्लास में पढ़ा हो, है ना, क्योंकि पढ़ के तो तुम ज्यादा ही आए हो कुछ। तो इसकी परिभाषा होती है गद्यांश मतलब पढ़ी जा सकने वाली और पद्यांश मतलब गाई जा सकने वाली। एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें दोनों तरीके से मिले हैं कि इसमें कुछ पंक्तियां गाई जा सकने वाली हैं, कुछ पढ़ी जा सकने वाली हैं, पोइट्री एंड लेसन्स, ठीक है। और इसमें यह है तो यज्ञ, यज्ञ के बारे में, और एक और चीज थी धनुर्विद्या। धनुर्विद्या की जानकारी भी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद से। यज्ञ की जानकारी यजुर्वेद, धनुर्विद्या की जानकारी, और यज्ञ की पुत्रियां समाहार समिति को माना गया था। अगला है सामवेद। इसके पाठकर्ता को कहा जाता है अधर्वयु। अधर्वयु, इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? अधर्वयु। अगला है, नेक्स्ट है सामवेद। सामवेद मतलब इसमें स है तो संगीत, संगीत का जनक। क्या कहा जाता है सामवेद को? संगीत का जनक। संगीत का जनक मतलब अच्छे संगीत का जनक है ये केवल।
अब बाकी जो आजकल जो संगीत चल रहा है उसका जनक नहीं है, चाहे तुम, है ना, काफी अच्छा वायरल हो गया था बचपन का प्यार, उसका जनक ये नहीं है, उसका जनक तो तुम जैसा ही है कोई। बाकी जो 7 सुरों का उन सब का उल्लेख इसमें मिलता है, उसका जनक है सामवेद। इसके पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उद्रात्र, उद्रात्र कहा जाता है इसको। इसके पाठकर्ता को कहा जाता है उद्रात्र। तो इसमें महत्वपूर्ण बात केवल ये थी, ये संगीत का जनक है, से याद रखना, संगीत का जनक, पाठकर्ता को उद्रात्र कहा जाता है। अब आ जाता है आजकल का सबसे महत्वपूर्ण वेद, अथर्ववेद। बाकी इन सब के संकलनकर्ता, इन तीनों वेदों के संकलनकर्ता किसको माना जाता है? महर्षि वेद व्यास। इसकी रचना करने वाले हैं अथर्वा ऋषि। किसने रचना की है इसकी? अथर्वा ऋषि ने। पाठ करने वाले को क्या कहते हैं वो भी बताएंगे, अभी क्या कहते हैं। वेद का नाम है अथर्व वेद। आपने और रोडवेजों में कम लिखा मिलता है, हरियाणा रोडवेज में सफर करते हो तो एक आपकी सीट के ऊपर एक पर्ची लगी होती है बाबा खान बंगाली की, है ना, कि मनचाहा प्यार पाए, सौतन से छुटकारा पाए, बाबा द्वारा फोन पर ही इलाज, होता है ना ऐसा, 5 मिनट में सारी समस्याओं का समाधान पाए, वो सब यही वेद है। हो सकता अब उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है, बात को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। अदरवाइज इसमें आप पढ़ोगे ना, जैसे जादू, जादू टोना, इसी में है जादू टोना। अब तो उन चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है, बेकार की अफवाह है। नहीं, 5 मिनट में कौन सौतन से छुटकारा, ऐसे देश का देश खाली ना हो जाता, है ना। सौतन सबकी सौतन है, हाँ। जादू टोना, फिर है वसीकरण। देखो भगवान जाने इसमें है ना है, बाकी जो मैंने पढ़ा है वो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, यानी इसमें वसीकरण। दूसरा है इसमें प्रेम विवाह, हाँ, वो मतलब चाहे कैसे मनचाहा ही होगा, जब प्रेम से विवाह हुआ है तो, है ना। बाद में मारपीट हो वो फिर मनचाहा थोड़ी हुआ। तो ये वेदों की जानकारी मिलती है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई कि वेदों में क्या है, वैदिक सभ्यता में क्या था। पशुपालन और कृषि महत्वपूर्ण क्षेत्र थे इनके। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज उभरी थी भारत में, जैसे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ, धीरे धीरे आर्य बढ़े। इससे पहले तो मैं इसके बारे में और बता देता हूं कि आर्य, कि आर्य है, आर्य सबसे पहले आर्य का निवास स्थान। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो निवास स्थान से आते हैं, कि आर्यों का निवास स्थान क्या था। सबसे पहले आपने इसका एक निवास स्थान पढ़ा होगा, और वो है मध्य आपने पढ़ा होगा कि मध्य एशिया, किसका आर्यों का निवास स्थान क्या है? मध्य एशिया। बट मध्य एशिया निवास स्थान है आर्य का, ये किसने बताया था हमें? एक व्यक्ति है, उनका नाम है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने हमें ये बताया था कि आर्य कहाँ के निवासी हैं? मध्य एशिया के। अब हमने जिनको बहुत बहुत लोगों ने आदर्श माना था, मानना भी चाहिए बहुत, अगले हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने भी इसमें अपना विचार दिया था, और इन्होंने कहा था कि आर्य कहाँ के निवासी हैं? तिब्बत के। इन्होंने इस बारे में बताया था कि आर्य हैं जो वो तिब्बत के निवासी हैं, ठीक है।
और नेक्स्ट है तीसरे व्यक्ति और थे, नाम था बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक, जिनके बारे में आप बहुत कुछ पढ़ते हो। बीजी तिलक ने क्या कहा था कि ये कहाँ के निवासी हैं? कहाँ का निवासी बताया था बीजी तिलक ने इन्हें? उत्तरी ध्रुव का। ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बट याद रख लेना कि ये है उत्तरी ध्रुव। बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें बताया है उत्तरी ध्रुव का निवासी। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि इनके निवास स्थान पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। आर्यों का और आपको याद रखना है ज्यादातर मध्य एशिया ही, बट अगर प्रॉपर याद रखना चाहते हो तो दयानंद सरस्वती ने तिब्बत का निवासी इन्हें कहा है। सबसे पहले तो निवास स्थान पे मध्य एशिया के निवासी किसने कहा था? मैक्स मूलर ने। ये क्लियर हुआ निवास स्थान इनका। जैसे जैसे धीरे धीरे ये सभ्यता विकसित होगी, तो इसमें विकसित होने के बाद एक सिस्टमेटिक वे से चलता है, और सिस्टमेटिक वे से चलने के बाद ये विकसित हो जाते हैं, यानी कि इनके गांव का नाम और इकाई सब कुछ विकसित हो गई थी। पहला था कुल, है ना? कुल से क्या बनेगा? ग्राम, ग्राम से विस, और विस से जन, और जन से राष्ट्र। यह तरीका था इनका। जब विकसित हुई तो पहले कुल से ग्राम बना, ग्राम से क्षेत्र यानी कि जो आपका क्षेत्र बना, इससे आपका राज्य बना, राज्यों से जैसे आपका घर, गांव, पलवल, हरियाणा और भारत। इस तरीके से इसका विकास हुआ सभ्यता का धीरे धीरे। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद जब विकास हुआ तो विकास होकर के चीजें बढ़ी, तो किन के रूप में विकास हुआ? जनपद। बहुत सारे जनपद थे, यानी 16 जनपद जिन्हें जाना जाता है। टोटल थे 16। पहला था अंग, या अंगा भी बहुत सी जगह लिखा रहता है, इसी का नाम। राजधानी थी इसकी चंपा। राजधानी थी चंपा, और पहला जनपद क्या था? अंगा, और राजधानी चंपा। तो ये याद किस लिए रखना है? क्योंकि ये पहला है, वरना इसमें एक महत्वपूर्ण जनपद भी था, और उस जनपद का नाम था मगध, जिसकी राजधानी थी, राजधानी थी इसकी ग्रीब्रिज, या इसी का एक और नाम क्या था? राजगृह। उस टाइम पर एक समस्या थी कि मगध पर हर किसी की नजर रहती थी, क्योंकि मगध उस टाइम पर बहुत अच्छा एरिया था, बहुत अच्छा इलाका था रहने के लिए, प्रजा के लिए, राजा के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी जगह थी मगध। तो बाकी जनपदों को भी पढ़ेंगे, बट आज मगध का थोड़ा सा विकास देख लेते हैं कि मगध का विकास किस तरीके से हुआ था। मगध के विकास में जो वंश चले थे, सबसे पहले इस पर कौन सा वंश बना था? हर्यक वंश। संस्थापक कौन है हर्यक का? बिंबिसार। हर्यक के बाद नागवंश। नागवंश का संस्थापक शिशुनाग। बहुत सी जगह ये इसी के नाम से आ जाता है भाई, शिशुनाग वंश। तो यही है इसका। इसके बाद अगला है नंदवंश। और संस्थापक कौन है इसका? महापद्मानंद। ठीक है,
महापद्मानंद। अब महापद्मानंद से आपको याद रखना है, तीनों वंश थे, हर्यक वंश, नागवंश और नंद वंश, तीनों वंश चल रहे थे। इनसे पहले एक टॉपिक बीच में है जिसमें हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम, पारसी, ईसाई, उन सब धर्मों के बारे में पढ़ना है। उससे पहले आज जब ये टॉपिक चल रहा है तो इसको इसमें कंटिन्यू करते हैं कि मगध के हर्यक वंश, नागवंश और नंद वंश। नंद वंश में भी एक शासक थे, नाम था उनका, क्या नाम था? देखो यहां तक ये क्लियर है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद इस पर एक व्यक्ति था, नाम था, नंदवंश चल रहा है। नंदवंश के संस्थापक आपको अभी बताए, एक शासक था, नाम था उसका घनानंद। नंदवंश जब मगध पर जिसका कब्जा था, यानी वो शक्तिशाली वंश ही होगा, शक्तिशाली वंश का जो राजा है वो भी शक्तिशाली होगा। तो राज चल रहा था घनानंद का। इधर जो तक्षशिला था, तक्षशिला विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी थी सबसे पहली। इसमें एक व्यक्ति थे चाणक्य और कौटिल्य, और 3 आदमी हो गए ना, 3 आदमी हो गए, एक ही है ये। चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति के 3 नाम है ये। तो घनानंद का शासन चल रहा था। उधर मकदूनिया का एक शासक चला आ रहा था घनानंद से युद्ध करने के लिए। स्टोरी ऐसे ही बता देता हूं। कौन आ रहा था? सिकंदर, जो कि उससे पहले युद्ध करके आता है तो उसकी सेना सिंधु नदी पर आकर उसको पार करने से मना कर देती है। परंतु ये बात किसके दिमाग में चली जाती है? चाणक्य के दिमाग में बात आ जाती है। चाणक्य के दिमाग में बात आ जाती है तो चाणक्य घनानंद के पास जाते हैं कि आपसे युद्ध करने के लिए आ रहा है कोई। घनानंद तो इतने शक्तिशाली राज्य के शासक थे तो उन्हें किससे डर लगने वाला था? किसी से नहीं। उन्होंने कह दिया कि आ जान दो, आ रहा। तो जब हम अपने राज्य में बैठे, यहाँ पर आ जाएगा तो किसी को भी देख लेंगे ना। तो क्या होता है कि आपको जब कोई भी समझाता है ना, जब आप किसी भी सत्ता के मोह में, चाहे किसी भी चीज के मोह में हो या मद में हो आप, तो आपको कोई भी समझाएगा तो आपकी बात समझ में नहीं आती। जैसे तुम जिस एज में हो केवल एक ही चीज का मोह हो सकता है और वो तुम सब समझ गए होंगे किस चीज का हो सकता है। उस मोह से आपको कोई भी हटा ले। हाँ, HSSC से जो मोह कर रहा है वो तो अच्छी बात है, उनकी शकल बता रही है। बाकी जिनका मोह कहीं और है उनकी भी शकल ही बता रही है। तो यानी कि इस उम्र में मोह जो किया है वो अगर HSSC से करोगे तो आगे आपसे मोह करने वाले बहुत हो जाएंगे, है ना। अगर HSSC से मोह नहीं किया, कहीं और चलते रहे तो 1-2 साल 3 साल बाद ही मोह करने वाले तो आपसे तब भी बहुत होंगे, पर वो छोटी साइज में होंगे। ऐसे होगा ना, यानी आपसे मोह करने वाले छोटे साइज में कई हो जाएंगे, जिनकी तमन्नाओं को पूरे करते करते जीवन निकलेगा आपका फिर। तो चाणक्य समझाने के लिए आते हैं घनानंद को, उसकी समझ में वो बात नहीं आती तो कहते कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो और काफी इंसल्ट कर देता है चाणक्य की। तो चाणक्य की समझ में बात आ जाती है कि भाई इस मतलब वहां से उनको बहुत ज्यादा महसूस हो जाती है बात। तो इस चाणक्य को एक व्यक्ति मिलता है बीच में, नेपाल के तराई के जंगलों में एक लड़का मिलता है छोटा सा। बहुत सी किताबें बताती हैं, देखो नेपाल के तराई के जंगलों में चंद्रगुप्त मिला था। बहुत सी वो बताती हैं कि भाई चंद्रगुप्त का जो पिता था वो घनानंद के यहाँ सेनापति था, वो वहां पर उसकी हत्या हो जाती है, यानी घनानंद उसकी हत्या कर देता है। बहुत सी किताबें बहुत अनाप शनाप बताती हैं। आपको बस सटीक याद रखना है कि चाणक्य को चंद्रगुप्त मिला था, चंद्रगुप्त ने घनानंद को हराया था। बाकी ज्यादा डीपली आप जाओगे तो आप PGT हिस्ट्री के टीचर बन जाओगे। आपको जवाब HSSC को देना है, जो कि पेपर आपने देख रखे हैं किस तरीके से और किस लेवल के बनाते हैं, है ना। अभी हरियाणा पुलिस के पेपर में भी तुमने देखा था कि डॉक्टर, वेटनरी का डॉक्टर चाह रहे थे वो, बट मिला उन्हें कांस्टेबल। तो चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य लेते हैं, काफी शिक्षा देते हैं उन्हें, और शिक्षा भी उस लेवल की देते हैं कि
एक समय आता है कि नंद वंश के आसपास के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, चंद्रगुप्त सबको जीत लेता है, केवल एक नंद वंश रह जाता है उससे। तो जब चंद्रगुप्त एक दिन, भाई देखो गुरु बन गए चाणक्य, तो एक दिन चंद्रगुप्त चाणक्य से कह रहे होते हैं कि अब तो बहुत कुछ जीत लिया, गुरुजी अब रहन देते हैं, अब तो बहुत कुछ जीत लिया। पर गुरुजी वहां कारण समझ गए थे, रहन क्यों दे रहे थे, क्योंकि घनानंद की एक बेटी थी और उसका नाम क्या था, दुर्धरा। चंद्रगुप्त की कोई बात बन गई होगी, मैंने बताया ना आपको, ये एज होती है, आगे जैसे जैसे आप हिस्ट्री में पढ़ोगे और इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी, कहानियां सब आप पे सूट करेंगी, पर बाकी जो जैसा बनना चाहेगा वो उस पे उसी तरीके से सूट करेगा। चंद्रगुप्त ये कहता कि अब तो इसको छोड़ देते हैं जी नंदवंश को, अब इतना बड़ा राज्य बना लिया, एक वंश अपने पास, कोई पड़ोसी भी तो चाहिए, जब कोई पड़ोसी नहीं रहेगा तो पड़ोस किसके साथ रहेगा। बट चाणक्य उसकी बात को समझ जाते हैं और उससे कहते हैं कि जब चंद्रगुप्त कहता है कि भाई जी अगर हमें ये ना आक्रमण ना करना पड़े, तो ये सब ना करना पड़े, तो जब चाणक्य एक छोटी सी लाइन में इसका जवाब देते हैं कि अगर ये त्याग ही ना करना पड़े तो कोई भी व्यक्ति भारत का सम्राट बन सकता है। भाई कोई भी चीज आपको त्याग से ही तो मिलती है, अब आप इस टाइम पे किस चीज का त्याग करोगे वो आपके ऊपर है। बहुत से होंगे जी पढ़ाई का ही त्याग कर देते हैं, है ना, भाई पढ़ाई का त्याग कर दोगे बाकी टेंशन ही खत्म है, बाकी तो जीवन जैसे चल रहा है वो चल ही रहा है। बट आप समझ रहे हो, आप उस एज में हो कि आपको पता है कि आपको किस चीज का त्याग करने से क्या बेनिफिट होगा और क्या आपका लॉस होगा। तो जब चाणक्य चंद्रगुप्त को समझाते हैं, इधर चंद्रगुप्त ने घनानंद को भी हरा दिया और एक नए वंश की स्थापना कर दी, कौन से, मौर्य वंश की। तो यानी अब मगध पर कौन सा वंश है, मौर्य वंश। इससे आगे मौर्य में आगे पढ़ेंगे, मौर्य में अशोक भी आएगा, चंद्रगुप्त सेकंड भी आएगा, है ना, नहीं चंद्रगुप्त सेकंड नहीं आएगा, अशोक आएगा बस। तो ये था आज का मतलब वैदिक सभ्यता, और वैदिक सभ्यता के पास में ही जनपद। देखिए क्लियर हुआ भाई, वैदिक सभ्यता के बारे में आपके कुछ डाउट थे वो क्लियर हुए, जो ना हुए हों उन्हें एमसीक्यूज के जरिए आपके क्लियर कर दिया जाएगा।